हेलो दोस्तों। आज दिसंबर की पहली तारीख है और सुबह के 9:30 बजे हैं। आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर वाले सप्लाई जोन के ऊपर वाले हिस्से को छू चुका है। इसका मतलब अब हम ऑफिशियली अपवर्ड ट्रेंड में हैं, तो इस सप्लाई जोन को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम इंतज़ार करेंगे अगले सप्लाई जोन का। आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। मैं इसे सॉर्ट कर देता हूं आज के चेंज के हिसाब से। टाइटन एक अकेला स्टॉक है जो नीचे गया है। मैं चार्ट को हल्का सा चेंज कर देता हूं। हाँ जी, तो टाइटन हल्का सा नीचे की तरफ ओपन ऊपर हुआ है और हल्का सा नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है, लेकिन ये अपने डिमांड जोन से अभी भी काफ़ी दूर है, तो करने के लिए यहाँ कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा ऊपर की ओर है, डिमांड जोन से काफ़ी दूर। टीसीएस काफ़ी दूर। डिवीज़ लैब अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक सेकंड इसका नोट ले लेते हैं। अ, डिवीज लैब सेल सम एट 3843.35, 3843 के आसपास इसे बेच सकते हैं। अगर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सारा मत बेचिए, ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। देखते हैं पीआई इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका भी नोट ले लेते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज सेल सम एट 3830.85. if you are getting a profit of more than 20%, don't sell all. It is a long term stock. ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, तो पीआई इंडस्ट्रीज को 3830 रुपये 85 पैसे पे बेचना चाहिए थोड़ा सा। अगर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सारा नहीं बेचना है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। डाबर देखते हैं। डाबर में करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल में भी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस अपने सप्लाई जोन की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने अनुमान लगाया था, ये सप्लाई जोन के आसपास से थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन हुआ है, लेकिन अभी वापस ऊपर जाना शुरू हुआ है। ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास भी करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। कंटेनर कॉरपोरेशन अपना सप्लाई जोन ब्रीच कर चुका है, तो इस सप्लाई जोन को हम लोग डिलीट करेंगे और हम इंतज़ार करेंगे कि 825 रुपये के आसपास पहुँचे और फिर हम इसे बेचेंगे। इसका DATR 14 रुपये है, मतलब 825 आज पहुँचने की गुंजाइश कम है। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स भी अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर, तो करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस में भी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर अपने ट्रेंड पे कायम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। इसमें कोई सप्लाई जोन है नहीं, क्योंकि ये अभी अपने ऑल टाइम बेस्ट प्राइस पे है, ऑल टाइम हाई पे है, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। रामको सीमेंट वैसे तो यहाँ पर सप्लाई जोन है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये यहाँ से नीचे आने वाला है, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। ICICI बैंक देखते हैं। ICICI बैंक अपना डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रीच कर चुका है और अब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, तो फ़िलहाल तो करने के लिए कुछ नहीं। अगर ये 821 रुपये 95 पैसे पर पहुँचता है तब देखेंगे क्या करना है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अपने नियर टर्म टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि करीब करीब छू चुका है, तो इसका भी नोट लेते हैं। $2574.85।
इफ़ यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 20%। तो 20% के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में, तो 2574.85 पे इसे बेच सकते हैं। थोड़ा सा, पूरा ना बेचें क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। एशियन पेंट फिलहाल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। एसआरएफ अपने टारगेट को छू चुका है, तो एसआरएफ सेल सम एट 2436.80, 2436.80 पे इसे बेचा जा सकता है अगर 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो। ये रहा आज का हमारा पसंदीदा स्टॉक्स का ब्यौरा। आज हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे। ये मेरे एक दोस्त ने कुछ स्टॉक्स के नाम बताए हैं मुझे, जिसको उसने मुझे कहा है कि थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस किया जाए। तो आइए हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्क्रीनर पे जाते हैं आमतौर पे, ठीक है। और स्क्रीनर पे जाके 1 मिनट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और पहला स्टॉक जो है वो है एवोमोर कैपिटल। एवोमोर कैपिटल BSE NSE दोनों पर है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, एवोमोर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो 5 स्टॉक उसने मुझे बताए हैं, ये सारे ही स्मॉल कैप है, मतलब सस्ते स्टॉक्स हैं जो आसानी से ख़रीदे जा सकते हैं। तो 1992 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू कॉर्पोरेशंस एंड सब ब्रोकर एडवाइजरी सर्विसेज। सो ये इंस्टीट्यूशंस को लोन्स प्रोवाइड करता है। प्रोज ये है कि कंपनी डेट फ्री है कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, मतलब स्टॉक 0.62 टाइम्स बुक वैल्यू पे तो हम इसको इतना तवज्जो नहीं देते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ओवर 36.2 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। सो प्रॉफिट इसका काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड क्योंकि इसका ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। कॉन्स ये है कि इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड नहीं दे रहा है ये कंपनी। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 12.9 करोड़, ठीक है। तो करीब 13 करोड़ का उसका अलग से इनकम हो रहा है कहीं से। पीयर कंपैरिजन अगर देखें तो ये काफ़ी नीचे है, चूँकि ये स्मॉल कैप है तो कैपिटल में ये काफ़ी नीचे है, नंबर 8 पे है। क्वार्टरली रिजल्ट्स छोड़िए, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वार्टर रिजल्ट्स वैसे इसका देख सकते हैं। सेल्स 15, 14, 24, 16, 22, 21, 22, 146, 2022 में 146 तक गया वो जून में, लेकिन फिर 19 पे आके 19, 27, 18, 24, तो ये ऊपर नीचे है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़, 131 करोड़ जून 2022 में, फिर 6 करोड़, 3 करोड़, 2, ये भी ऊपर नीचे है, ज़्यादा कुछ स्टेलर तो नहीं है इसका। सेल्स इसका सालाना अगर देखें 2, 1, 1, 5, 52, 58, 100, 77, 68, 69, 84, 212। तो 2023 में इसका सेल्स काफ़ी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी इसका सडनली काफ़ी बढ़ा है, तो कुछ तो हुआ है। बैलेंस शीट इसका इक्विटी कैपिटल 14 था, 22, 25, 25, 25, 25 काफ़ी सालों तक रहा, उसके बाद 24 पे हुआ है, तो ठीक ठाक है। टोटल एसेट्स अगर देखें तो इसका सडनली काफ़ी बढ़ा है, मतलब एसेट इसका 55 था, फिर 82, 224, 18, 244, 260 के आसपास, 276, 309, 374, 443 और फिर 452। तो इसका टोटल एसेट्स काफ़ी बढ़ा है उस हिसाब से अगर देखें तो, और लायबिलिटीज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रेशियोज़ अगर देखें तो डेटर डेज कम हुए हैं पिछले 1 साल में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 60 था इसका प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बढ़ते बढ़ते 62 हुआ है, 64 हुआ है, 67, 68, उसके बाद अभी 69 के आसपास है। तो ये कंसिस्टेंटली प्रमोटर शेयर बढ़ते जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब प्रमोटर समझते हैं कि कंपनी अच्छा करने वाली है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। आइए इसका कॉर्पोरेट एक्शंस देखते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस में बायबैक हुआ है, ये तो खैर इसीलिए बायबैक हुआ है क्योंकि मतलब प्रमोटर शेयर इसीलिए बढ़ा है, तो बायबैक है। बाकी वैसे कुछ खास नहीं है। डिविडेंड इसने 50 पैसे पर स्टॉक दिया है, तो ये
बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर, तो ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक बुरा नहीं है, और प्राइमरीली इसका सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि प्रमोटर शेयर इसका बड़ा है। ठीक है, आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या था एक बार फिर से, एवन मोर। ठीक है, एवन मोर। मंथली चार्ट देखते हैं इसका। मंथली चार्ट ऊपर नीचे है, ऐसे कुछ खास डिफरेंस आया नहीं है इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली बढ़ा है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट पिछले ये 11 अगस्त को इसका पीक हुआ था। एक्चुअली 11 अगस्त नहीं, 4 अगस्त को इसका पीक हुआ था। उसके बाद ये थोड़ा सा गिरते हुए नीचे आया, और अब धीरे धीरे ये इसका लो आया था 27 अक्टूबर 2023 में, और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। तो 77 रुपये का स्टॉक है। तो इसका डेली चार्ट देखते हैं, खरीदने के लिए अच्छा प्राइस क्या रहेगा। तो 71 रुपये 20 पैसे अगर ये टच करेगा तो यहाँ से वो फिर से पिकअप करेगा। तो इसका अगर आप इसमें डिसाइड करते हैं, मैं तो वैसे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन मान लीजिए आपको अगर करना ही है इन्वेस्ट इसमें, तो 71 रुपये 25 पैसे एक अच्छा प्राइस है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसका RSI 52 के आसपास है, जो कि थोड़ा हाई है। मुझे लगता है कि 71 के आसपास पहुँचते पहुँचते ये 35 के आसपास RSI आ जाएगा, तो वो एक अच्छा प्राइस होगा खरीदने के लिए। तो आइए हम इसका भी एक नोट ले लेते हैं। एवन मोर कैपिटल, बाय एट 71 रुपीज़ 25 पैसे। ठीक है, अगला स्टॉक पकड़ते हैं, एक्सीटा कॉटन लिमिटेड। एक्सीटा कॉटन नहीं था ना अगला स्टॉक? हाँ, एक्सीटा कॉटन लिमिटेड। तो 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, ये कॉटन बनाता है। कंपनीज मेन बिजनेस इज जिनिंग एंड प्रेसिंग ऑफ सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कपास, on job work basis and production of cotton bales and cotton seeds. It also trades कपास, cotton bales and cotton seeds. Basically वही है, cotton के business में है। Company is expected to give a good quarter. Company has delivered good profit. पिछले 5 सालों में 71 रुपये 20 पैसे का CAGR का प्रॉफिट दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 38 के आसपास है, जो कि अच्छा है। स्टॉक ट्रेडिंग 10, ये थोड़ा सा हम खैर वो तो देखेंगे नहीं। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, ये बहुत ही बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। अगर आप पीयर कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, तो कैपिटल इसका ऑब्वियसली बाकी बिजनेसेस से कम ही होगा, तो ये तो खैर हमने अनुमान लगाया ही था। क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट अगर देखें तो ये बढ़ा ही है, तो ये तो ऑलरेडी उन्होंने ऊपर बताया है। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 6 करोड़ तक पहुंचा है, ये अच्छी बात है। पिछले कुछ सालों का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो ये 1 और 0 पे था, फिर 4 करोड़ हुआ, 15 करोड़ हुआ, 17 करोड़ हुआ, अभी 23 करोड़ है। तो अभी लेकिन मार्च 2023 से अभी एक और क्वार्टर बचा है, तो हो सकता है ये थोड़ा और बढ़े, 30-35 करोड़ तक चला जाए, अगर कोई मतलब लॉस नहीं करता है तो। टोटल लायबिलिटीज़ इसका 115 करोड़ है, 22 करोड़ से 115 करोड़ गया है, लेकिन इसका एसेट 70 करोड़ से 170 करोड़ गया है, तो ये अच्छी बात है। मोर और लेस सेम रहा है। कैश फ्लोज बढ़े हैं। रेशियोज अगर देखें तो डेटर डेज कम हुए हैं, 42 थे, 33 थे, 29 के आसपास पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि 29 दिन लगते हैं इसे अपना पैसा उधार जो लिया है वो वापस करने में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो इसका इम्प्रूव हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि हमने पहले ही देखा, 73 के आसपास था, अभी 70 के आसपास हुआ है, लेकिन ये कैश प्रमोटर शेयर गया कहाँ है देखना ये है। तो पब्लिक का 26 था, ये 24 हुआ। इसका मतलब ये जो प्रमोटर शेयर है ये अब FIIs के पास गया है, क्योंकि FII 0 था, अब FIIs ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो ये क्या कहते हैं, अच्छी बात है। पहले तो 0 था, फिर 10 हुआ, 10% से 11% के आसपास पहुंचा, तो इसका मतलब ये कि इस समय इन लोगों ने पब्लिक से ख़रीदा होगा, क्योंकि यहाँ 17 था, ये 16 हुआ, फिर 18 हुआ, तो और थोड़ा उन्होंने प्रमोटर से ख़रीदा है, और फिर करते करते अब वापस से 5 हुआ है। पहले 17 था, ये बढ़ा तो है, 24 के आसपास गया है 17 से, लेकिन कोई बात नहीं। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ये कम हुआ है तो ठीक है, इतनी बुरी बात नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें 2019 में 26% के आसपास था पब्लिक का शेयर, अब 24 हुआ है, तो
मैं तो इसे अच्छा ही मान के चलूँगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, मतलब बीच बीच। कॉरपोरेट एक्शंस देखते हैं तो इसने डिविडेंड दिया है 2 बार, 2022 में और 2023 में, बहुत अच्छी बात नहीं है। बायबैक 1 बार हुआ है, स्प्लिट 1 बार हुआ है, तो 10 रुपये से 1 रुपया हो चुका है, इसका मतलब अब और स्प्लिट नहीं होगा। बोनस 2 बार दे चुके हैं, 2019 में और 2022 में। एक बार तो 1 पे 1 दिया था, दूसरी बार 2 पे 1 दिया है, तो बोनस मिलने की गुंजाइश है। तो मैं इसे अच्छा स्टॉक ही मान के चलूँगा, ठीक ठाक, मतलब बुरा नहीं है। और चूंकि इस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं है, अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 30-35 रुपए के आसपास। देखिए, आइए देखते हैं इसका क्या चल रहा है अभी। आइए देखते हैं इसका क्या चल रहा है अभी। तो ट्रेंड एनालिसिस में सब दारोमदार पता चल जाएगा। तो एक्सीटा कॉटन, इसका मंथली चार्ट देखते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा तो नहीं है, ये एक समय पे कितना 83 रुपये तक गया है, 83 इसका बेस्ट रहा है, और ये था 28 अप्रैल 2023, और फिर धीरे धीरे ये गिरा है, गिर के अभी ये नवंबर में 33 रुपये पे है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में ये काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा था, अभी सडनली ये थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ। ये एक्चुअली बुरा प्राइस नहीं है ख़रीदने के लिए, तो इसे अभी के अभी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बाय एट 33.1, ठीक है, तो बुरा नहीं। आगे देखते हैं बंसाली इंजीनियरिंग। ठीक है, पहले फंडामेंटल्स देखेंगे। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, ये भी BSc NSE दोनों पर है। बंसाली इंजीनियरिंग इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन सेल ऑफ ABS sand resins and their alloys with other plastics in the Indian market. प्लास्टिक और मेटल में है। कस्टमर्स इंक्लूड dealing in automobiles, home appliances, electronics, healthcare and kitchenware. The company has deals with single business segments and ABS and sand polymers with trading in styrene, एक्रिलोनाइट्रिल, पता नहीं क्या है ये, बेसिकली वो एक्रिलिक मटेरियल है शायद। कंपनी हैज एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर विद निपॉन JV company, namely Bhansali Nippon, and which provides sales and support and technical support to the company. Research and development located in Abu Road, Rajasthan, has successfully developed 20 different grades of ABS. तो काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च भी किया है इन लोगों ने, और इनोवेटिव कंपनी है। Owns 2 manufacturing facilities in Rajasthan and Madhya Pradesh with a total capacity of 137,000 TPA of polymers, tons per annum, अनुमान TPA का मतलब मैं लगा रहा हूँ। The company undertook capacity expansion plans to expand its capacity from 100,000 TPA to 137,000 TPA and completed the expansion in 2019. मतलब 2019 में इसने अपनी कैपेसिटी करीब 40% तक बढ़ाया है। Overall ABS production has been enhanced to 200,000 TPA and सतनूर मध्य प्रदेश कैपेक्स 500 करोड़ का इसका कैपेक्स है। रॉ मटेरियल रिस्क है हल्का सा। कंपनी हैज टू इंपोर्ट एक्रोनिल मोनोमर्स एंड स्टाइरीन विच आर द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द कंपनीज ऑपरेशन विच मेक्स इट हेवीली एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सो ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज ऊपर नीचे अगर होता है तो इनका कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये एक हल्का सा रिस्क है जो हमें ध्यान में रखना है। प्रोज देखते हैं। कंपनी करीब डेट फ्री है, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी है। सेल्स ग्रोथ उतना बढ़ा नहीं है, करीब 5% ही बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। अगर आप इसके बिजनेस में देखें तो बहुत सारे लोग इसके बिजनेस में है नहीं, इसमें भी नंबर 3 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर इसका देखें तो सेल्स बढ़ा तो था करीब 2021 से 2022, ये 4 क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ा था, लेकिन फिर थोड़ा सा घट के फिर वापस बढ़ा, फिर घटा और अब इस साल बढ़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें तो ये 441 से शुरू हुआ था और अब बढ़ते ही जा रहा है। तो सेल्स बढ़ा तो है और कंसिस्टेंटली बढ़ा है। यहाँ पर 2020 में घटा था, लेकिन इस समय तो सारी ही बिजनेसेस का सेल्स घटा था, तो मुआफ़ किया जा सकता है।
1200, 1300, 1300 और फिर 1200। तो ये ऊपर नीचे है थोड़ा सा, लेकिन ये TTM है। इसका मतलब अभी एक क्वार्टर बाकी है, तो हो सकता है कि ये 1400 के आसपास तक चला जाए। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इसका कंसिस्टेंटली बढ़ा था 2022 तक। 2023 में खैर अभी तो 3 ही क्वार्टर हुए हैं। 2023 मार्च में घटा था एक्चुअली, और TTM नेट प्रॉफिट इसका घटा है। लेकिन अगर आप देखें तो इसने अपने आप को डेट फ्री बनाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि इसका नेट प्रॉफिट अपना लोन्स वगैरह चुका के डेट फ्री बनने में इस्तेमाल किया हो। और इसका हमें पता चलेगा लायबिलिटी से। तो अगर आप देखें मार्च 2023 में इसकी लायबिलिटीज़ 127 करोड़ से 99 करोड़ हुई है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी सितंबर में 183 करोड़ है, लेकिन अभी एक क्वार्टर और बचा है जाने में, तो देखते हैं क्या होता है। अदर एसेट्स तो ठीक है, इसका टोटल एसेट्स इसका बड़ा ही है, बस इस अभी 3 क्वार्टर का हुआ है, तो ये हो सकता है 1300-1400 करोड़ तक इसका एसेट बढ़ जाए, तो बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लोज भी इसका बढ़ा है। डेटर डेज इसका घटा है, 74 से ये 64 तक गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक मेजर डिसाइडर फैक्टर है। 56 था, काफ़ी सालों तक 56 रहा है। जून 2023 में ये 57 हुआ है। इसका मतलब प्रमोटर्स देख रहे हैं कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से ये बढ़ा है। लेकिन ये आया कहाँ से है देखते हैं। तो ये 50 के पब्लिक 42 के आसपास प्रतिशत था पब्लिक का शेयर 2020 में। फिर ये 40 हुआ, 41 हुआ, 42 फिर से हो गया, और करते करते 42, फिर 41, तो रिटेल शेयर तो घटा है, ठीक है। FIIs का देखे 0.9 था, अभी भी 0.95 है, बीच में थोड़े दिन बढ़ा था, तो अभी वापस घटा है। लेकिन 2020 से तो ये बेहतर ही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 0.16 था, 0.2 हुआ, फिर 0 हो गया, और अभी 0.04 है। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है, ये भी हल्का सा बढ़ा है, लेकिन प्रमोटर शेयर बढ़ा है। तो ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट एक्शंस देखते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस डिविडेंड लगातार दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार 2023 में अभी बोनस दिया है, तो इसका मतलब ये है, और ये भी 2 पे 1 दिया है। आगे चल के बोनस मिल सकता है, लेकिन चूंकि हमारे पास पैटर्न नहीं है कि इससे पहले इसने कभी बोनस दिया नहीं, तो हमें नहीं पता अगला बोनस कब आएगा। हो सकता है 1 साल में आए, हो सकता है 5 साल में, हो सकता है 10 साल में, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इसका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। अब मैं नहीं अनुमान लगाता हूँ कि इसका कोई अमेजिंग ट्रेंड एनालिसिस होगा, चूंकि एक स्मॉल कैप है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सीन क्या है। भंसाली इंजीनियरिंग, तो भंसाली इंजीनियरिंग का अगर मंथली चार्ट देखें तो ये ऊपर नीचे है। इससे ये पता चलता है ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, ठीक है। एक्चुअली साइक्लिकल स्टॉक ये दोनों ही है, पहले के भी जो हमने देखे साइक्लिकल स्टॉक, इसका मतलब ये है कि इसे हमें खरीदना बेचते रहना पड़ेगा। मतलब जब अच्छा प्राइस मिलेगा तब खरीदेंगे, जब 25-30% के आसपास प्रॉफिट मिल जाए तब इसे बेच देंगे, ठीक है। तो भंसाली इंजीनियरिंग भी उसी प्रकार का एक स्टॉक है। इसका अभी तो फिलहाल डिमांड जोन से, मंथली डिमांड जोन अगर देखें तो उससे काफ़ी दूर है। ये 71 रुपये के आसपास देखे जाए तो ये एक खरीदने का अच्छा प्राइस है। वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट भी वही दिखा रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं और बॉडी टू वीक लगाते हैं तो 56 रुपये और 71 रुपये के बीच में कहीं डिमांड जोन लगना चाहिए। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट अगर हम लोग को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए अगर हम इसे 80-86 रुपये के आसपास खरीदते हैं और अगर इसे हम 100 रुपये के आसपास बेच देते हैं तो हमें 20% के ऊपर, अच्छा खासा 25% के ऊपर प्रॉफिट मिल जाता है। तो आइए देखते हैं, इसे यहाँ पर एक एंट्री लगाते हैं, ठीक है। 84 रुपये हो गया, और टारगेट लगाते हैं 99 रुपये का, और स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहीं कहीं, ठीक है, यहीं पे लगा देते हैं। तो हमारा 2 रुपये का लॉस है और 14 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये डिसेंट प्राइस रेंज है एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पर अब ये 84 रुपये पहुंचेगा कि नहीं ये हमें पता नहीं है। एक्चुअली देखने जाए तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है। हम अगर कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं तो ये 88 रुपये के आसपास ख़रीदा जा सकता है, और
स्टॉप लॉस 87 रुपये का। इन केस अगर ये नीचे चला गया तो 87 रुपये पे बेच के निकल जाना है, ये रिस्की स्टॉक है। फिर भी हमें प्रॉफिट 10 रुपये का हो रहा है और लॉस करीब करीब 1.85 रुपये का, तो ये डिसेंट रेंज है। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पर लगा देते हैं एक बाय एट 88.95, टारगेट 99.25, स्टॉप लॉस, एक्चुअली टारगेट और स्टॉप लॉस 87.1। ठीक है, इन दोनों का भी कर ही लेना चाहिए हमें। अक्सीटा हमने क्या लगाया था, एक्सीटा का 33 रुपये लगाया था, तो एंट्री देखते हैं इसका 33 रुपये के आसपास। एक मिनट, एंट्री 33 रुपये के आसपास एंट्री। एक्चुअली हम इसे चेंज कर देते हैं, इस डिमांड जोन को पकड़ के चलते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं इसके नीचे 26 रुपये, 2 रुपये का, और टारगेट लगाते हैं करीब करीब यहाँ 82 रुपये। और ये रिस्की स्टॉक तो है हल्का सा, तो एक्सीटा बाय एट 330, 33.1, स्टॉप लॉस 26.60, टारगेट 82.30। ठीक है, और यही चीज़ है वन मोर का भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। सॉरी, ठीक है, स्टॉप लॉस 69.81, टारगेट क्या लगाया था, टारगेट लगाया ही नहीं था क्या, 93.65। ठीक है, स्टॉप लॉस को आगे लिखते हैं हमेशा, क्योंकि रिस्क बचाना हमारा सबसे पहला धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी साइक्लिकल है। अब मेनन पिस्टन्स। ठीक है, मेनन पिस्टन्स सिर्फ बीएसई पे है, एनएसई में लिस्टेड नहीं है ये। ऑटो कंपोनेंट्स सच एज पिस्टन्स, गजन्स, पिन्स, रिंग्स, ऑटो शाफ्ट्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर कार्स वगैरह के लिए पिस्टन बनाता है। और इसका 102 रुपये के आस कितना चल रहा है इसका प्राइस, अभी 70 रुपये के आसपास चल रहा है। कंपनी ने अपना डेट काफ़ी रिड्यूस किया है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल काफ़ी रिड्यूस हुआ, रिक्वायरमेंट काफ़ी रिड्यूस है, मतलब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटा स्टॉक है तो मार्केट कैप छोटा ही होगा। आइए देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या कर रहा है। 52, 55, 60, 65, 62, 70, 74। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मूवमेंट है। नेट प्रॉफिट 4 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, मतलब इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ये अच्छी बात है। सेल्स 212, 251, 263 कंसिस्टेंटली बढ़ा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ पिछले साल और इस साल का ही डेटा है। बैलेंस शीट का भी डेटा कम है, तो मैं तो कहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है भी कि नहीं पता नहीं। 74% इसका प्रमोटर शेयर बना रहा है। पब्लिक का शेयर 25% था, 25% ही है, तो ऐसे कुछ खास नहीं। FIIs और DIIs ने हल्का सा इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया है 0.04%, लेकिन ये भी पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट रहा है। कॉर्पोरेट एक्शंस में देखने लायक मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा। इसने 1 रुपया डिविडेंड दिया है लगातार कई सालों से, ये अच्छी बात है। एक स्प्लिट भी मिला है, लेकिन अब ये 1 रुपये तक आ चुका है, मतलब आगे कोई स्प्लिट मिलेगा नहीं। बोनस इसने अभी तक दिया नहीं, तो मैं नहीं समझता इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका हम लिख लेते हैं
नो ट्रेडिंग ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, अगला स्टॉक है पशुपति। इसमें ट्रेंड एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स ही अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पशुपति एक्रिलॉन। ठीक है, पशुपति एक्रिलॉन एक्रिलिक फाइबर बनाता है, टो एंड टॉप्स एंड कास्ट पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स बनाता है। ये करीब करीब डेट फ्री है। स्टॉक ट्रेडिंग 1 रुपया है। डेटर डेज इसके घटे हैं। कौन सा अगर देखें तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ हुआ है। अर्निंग्स आर नॉट बैड। छोटा कंपनी है तो मैं नहीं समझता कि मार्केट कैप में इसका कंपैरिजन किया जा सकता है दूसरी कंपनी से, तो वो हम फिलहाल नज़रअंदाज कर देंगे। सेल्स अगर देखें तो इसका बड़ा ही है, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। 108 अभी इस क्वार्टर में थोड़े से कम हुए थे इसके, अब वापस 122 करोड़ के आसपास पहुंचा है। देखते हैं साल के एंड में क्या होता है। इधर सालाना सेल्स देखते हैं तो 381, 400, 500, 530, 400, 500, 825 हुआ था 2019 में, फिर 2020 में गिरा 500, फिर 777 हुआ, फिर 800, अब बढ़ना वापस से शुरू हो गया है। चूँकि ये 828 सिर्फ मार्च 2023 तक है। अब इस साल 3 क्वार्टर्स का सेल्स इसका 613 हुआ है, 1 क्वार्टर बचा है। मुझे लगता है ये 828 के तो ऊपर चला ही जाना चाहिए। नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ा है। पहले तो लॉस में था, लॉस से प्रॉफिट में हुआ है। 27, 13, 43 हुआ, 46 हुआ, 36 हुआ अभी, और अब ये 12 करोड़ पे है। इस बार थोड़ा कम है, इतना कुछ खास अच्छी बात तो नहीं है इसमें। इक्विटी कैपिटल बरकरार है, बराबर है। लायबिलिटीज़ कम हुई है। मार्च और सितंबर के बीच में लायबिलिटीज़ पिछले 3 क्वार्टर्स में इसने अपनी लायबिलिटीज़ काफ़ी कम की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एसेट्स भी कम हुआ है, लेकिन चूँकि लायबिलिटीज़ बहुत कम हुई है, वह 1/3 हो गई करीब करीब, तो एसेट्स उतनी नहीं कम हुई है, तो ये अच्छी बात है। कैश फ्लोज इसका बढ़ा है। डेटर डेज देखते हैं। डेटर डेज इसका 37 के आसपास था, अभी 22 हो चुका है, मतलब अच्छी बात है। इसका डेटर डेज बढ़ा है। 56% 87 था ये, और ये अभी भी उतना ही है, ये बरकरार है। पब्लिक 33% 80 था, ये बढ़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका अच्छा नहीं है। FIIs, DIIs ने इसमें इन्वेस्टमेंट पहले कर रखा था, अभी कम हो गया है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, कोई डिविडेंड नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई स्प्लिट नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे तो ये स्टॉक अच्छा इतना तो नहीं है, लेकिन आइए फिर भी इसका ट्रेंड एनालिसिस कर ही लेते हैं। तो कंपनी का नाम क्या था? पशुपति एक्रिलॉन। पशुपति एक्रिलॉन। अगर इसका मंथली चार्ट देखें, मैं इतना कुछ खास नहीं है, साइक्लिकल स्टॉक जैसा ही है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट थोड़ा ऊपर जाके अगर देखा जाए तो ना, मैं तो इसमें पैसा लगाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, तो इसका भी ट्रेड लेता है। नो ट्रेडिंग ऑन दिस स्टॉक। मैं ध्यान करें, मैं इसमें कह रहा हूँ नो ट्रेडिंग, नो इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे ही स्टॉक अगर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन मीडियम टर्म में थोड़ा पैसा बनाया जा सकता है पहले 3 स्टॉक्स में। तो ये था आज का हमारा स्टॉक मार्केट, और ये थे 5 स्टॉक्स जो हमने देखे, जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जिसमें छोटे समय में थोड़ा पैसा बनाया जा सकता है। एक बार फिर से याद करा दूं, मैं कोई क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बताता हूं कि क्यों मैं कोई स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं या किसी स्टॉक को रिजेक्ट करता हूं, और मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है। अगर आपको मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे लगते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटीज़ नहीं होती है, स्टॉक कहीं भी जा सकता है, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात किए बगैर कोई डिसीजन ना ले। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इससे कुछ फ़ायदा कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, जिससे सभी का फ़ायदा हो, क्योंकि अंत में मैं तो यही चाहता हूं कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।